नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएसएटी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीव विज्ञान की आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए कुछ ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए, प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें जूलॉजी के अंतर्गत जीवित और मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, दो सूचियां आपके समक्ष हैं, मिलान करके हमें जो है राइट ऑप्शन जो है दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो विचार करके बताएं दोस्तों, किसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जी, पक्षियों की बात करें दोस्तों, तो ऑर्निथोलॉजी से संबंध हो जाएगा, पक्षियों का कोड हो जाएगा हमारा 3। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें वंशागति की, तो जेनेटिक्स से संबंध हो जाएगा, हम सभी जानते हैं, कोड हो जाएगा इसका 4। पर्यावरण के अध्ययन को दोस्तों अगर हम बात करें तो इकोलॉजी कहा जाएगा, आपका कोड हो जाएगा 2। और जीवाश्म के अध्ययन को दोस्तों हम पेलियोबायोलॉजी कहते हैं। तो यहां से आपका 3 4 2 1 3 4 2 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जी, क्या आप जानते हैं दोस्तों कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम फूलों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें विकल्प नंबर ए की फ्रेनोलॉजी, तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत। बात करें दोस्तों एगेस्ट्रोलॉजी की, तो घास से संबंधित अध्ययन जो है एगेस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किए जाते हैं। और पैलिनोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन जो है वो पैलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वेरी गुड, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जी, क्या आप जानते हैं दोस्तों कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। एंटोमोलॉजी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। दोस्तों अगर हम बात करें विकल्प नंबर ए की, तो इक्योथोलॉजी के अंतर्गत जो है हम क्या करते हैं? मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। बात करें दोस्तों पैरासिटोलॉजी की, तो पैरासिटोलॉजी जो है परजीवी जीवों का अध्ययन करता है। यह परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। बात करें दोस्तों अगर हम मेलिकोलॉजी की, ऑप्शन नंबर डी की, तो मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन जो है मेलिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिलहाल इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया था राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विषयों में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जी, डेमोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी जननांकिकी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी, संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। इथनोलॉजी के अंतर्गत हम संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें इथनोग्राफी की, तो किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन जो है वो इथनोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। बात करें इथोलॉजी की, तो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन जो है इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा, इथोलॉजी के अंतर्गत हम मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और एथिक्स की बात करें दोस्तों, तो नैतिक आचार और कर्तव्य का मनोविज्ञान अध्ययन जो है एथिक्स के अंतर्गत किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण भाव पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? जी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा बायोनिक्स। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल
राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? विचार करके बताएं दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से किसका सुमेल नहीं है? एपीकल्चर के अंतर्गत हम शहद की मक्खी का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल सही है। बात करें दोस्तों सेरीकल्चर, तो सिल्क वर्म का अध्ययन जो है वो सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें दोस्तों, पिसीकल्चर, तो दोस्तों पिसीकल्चर जो है वो मछली पालन से संबंधित है, ना कि लाख के कीड़े से। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पिसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। बात करें हॉर्टिकल्चर, तो दोस्तों फूलों के अध्ययन को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, और सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। जी, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? शब्द और अर्थ की बात हो रही है दोस्तों, विचार करके बताएं कि कौन जो है वो सही सुमेलित है। जी दोस्तों, जिन्होंने भी इस प्रश्न के लिए बताया ऑप्शन नंबर ए, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। फिलोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, तो दोस्तों हम पीछे देख चुके हैं कि कीटों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और आइकोनोग्राफी की बात करें दोस्तों, तो आइकोनोग्राफी के अंतर्गत हम प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन करते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया था बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी, क्या आप जानते हैं दोस्तों विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? बिल्कुल सही दोस्तों, बात करें ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन और उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, जेरेंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? विचार करके बताया दोस्तों, अस्थियों का अध्ययन, हमारी हड्डियों का अध्ययन जो है वो विज्ञान की किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है? जी, विकल्प नंबर ए ऑस्टियोलॉजी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम अस्थियों का मतलब बोन्स का अध्ययन करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ओरोलॉजी की, तो पर्वतों का अध्ययन जो है ओरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सेरोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो रुधिर का जो सीरम होता है ना हमारा ब्लड का, तो रुधिर सीरम के वैज्ञानिक अध्ययन को हम सेरोलॉजी कहते हैं। और जियोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन जियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी, विचार करके बताएं कि दिए गए विकल्पों में से कौन बेमेल है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी यह सब जो है जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं। जबकि अगर दोस्तों बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी जो है वो मनोविज्ञान इससे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी, क्या आप जानते हैं दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वो नील हरित शैवाल है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें, तो ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जी, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दो सूचियां आपके समक्ष हैं दोस्तों, मिलान करना है और फिर हमें विकल्प से बताना है कि इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा। जी दोस्तों, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हुगो डी ब्रीज के द्वारा जो है वह यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो कोड हो जाएगा हमारा सबसे पहले हो जाएगा 4। विकास का सिद्धांत, तो दोस्तों डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वह डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो कोड हो जाएगा दोस्तों हमारा 3।
एक जीन, एक एंजाइम की परिकल्पना जो है वो किसके द्वारा, बिल्कुल ठीक, बीडल और टेटम के द्वारा विकसित की गई थी। तो यहां से हमारा कोड हो जाएगा 1। और ओपेरॉन अवधारणा की बात करें दोस्तों, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जैकब और मोनोड के द्वारा किया गया था। कोड हो जाएगा हमारा 2। तो 4 3 1 2 जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को किस प्रकार रखते हैं, विचार करके बताएं। जी, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक प्रकार बनाकर रखते हैं, एक जैसा ही बनाकर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों कई बार परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है कि गर्मी में या फिर सर्दी में मनुष्य के तापमान पर क्या प्रभाव होता है, क्या हमारा टेम्परेचर जो है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, वह सर्दी में कम और गर्मी में ज्यादा होता है। तो कई बार इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है हमेशा एक समान बना रहता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, विचार करके बताएं दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक मछली नहीं है। जी दोस्तों, अगर हम बात करें स्टार फिश, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। स्टार फिश जो है वो मछली नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कई बार पूछा जाता है निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन या फिर कौन मछली है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है, तो दोस्तों विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों अगर हम बात करें रजत मीन की, तो रजत मीन एक छोटा जो है पंखहीन कीट होता है। क्रेफिश की बात करें तो क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है। जेलीफिश की बात करें दोस्तों तो जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है और यह मछली की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। कैट फिश जो है वह वास्तविकता में एक मछली है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। वेल निम्न वर्गों में किस वर्ग का प्राणी है, जो दोस्तों वेल मछली है संसार का सबसे बड़ा स्तनपाई। जी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। स्तनपाई बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। बिल्कुल सही दोस्तों, एग्डिना जो है एकमात्र ऐसा स्तनपाई है जो सीधे बच्चे नहीं देता है, अंडे देता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। एग्डिना जो है वो सीधे बच्चे नहीं देता है, अंडे देता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। जी, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा या फिर कौन से स्तनधारी हैं, विचार करके बताएं। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है वह स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, केवल 1 और 3। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी, विचार करके बताएं दोस्तों, एम्फीबिया बताता है, तो एम्फीबिया जो है वह क्या बताता है। जी दोस्तों, एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो मेढक जो है वो जल के अंदर भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। जी ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। लंगूर जो है वो कपी नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं, विचार करके बताएं। जी, घोड़े में तो पाए जाते हैं, तो ये तो ऑप्शन ही आपका कट गया। बिल्कुल ठीक दोस्तों, हिरन और जेबरा इनमें भी खुर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी गीदड़ जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है, विचार करके बताएं कि कौन एक कीट नहीं है।
जी ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्पाइडर मकड़ी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतः छेपित करती हैं, तो दोस्तों किस एसिड को जो वो है चींटियां इंजेक्ट करती हैं जब वो आपको काटती हैं? जी, चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फार्मिक एसिड का अंतःक्षेपण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, फार्मिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन कौन से सही है। तो दोस्तों विचार करके बताइए कि दिए गए कथनों में से कौन सही है। जी, फीता कृमि उभयलिंगी है, सही है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, यह कथन भी सही है। और फाइलेर या सूत्र कृमि से होता है, यह भी सही है। गिनी कृमि इससे एनेलिड है, तो दोस्तों चौथा वाला जो है वो गलत है, बाकी पहला दूसरा तीसरा जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, क्या आप जानते हैं? जी दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया था, 2018 की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कंगारू चूहा जो है बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। जिन्होंने ऊंट बताया था उनका उत्तर गलत है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? जी, कंगारू रैट, कंगारू चूहा ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, और दोस्तों ऐसा ये इस कारण कर पाता है क्योंकि यह जो है जल की मात्रा को संचित रखता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, तो दोस्तों जो सांप के जहरीले विषदंत है वह किसका रूपांतरित रूप है? जी, जंभिका दंत के रूपांतरित रूप है जहरीले विषदंत, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही से सुमेलित नहीं है? जी दोस्तों, ईस्ट किंडमन बिल्कुल सही है। कैसीन की बात करें तो दुग्ध प्रोटीन बिल्कुल सही है। एलोवेरा की बात करें दोस्तों तो यह आवृत बीजी होता है। जबकि अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, जो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है, घटपर्णी की बात करें दोस्तों तो घटपर्णी का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है और यह है प्रायः ऐसे स्थान पर उगता है जहां की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, विचार करके बताएं दोस्तों। जी दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, घटपड़ी। तो घटपड़ी जो है दोस्तों नेपेथेंसी कुल का एक कीट भक्षी पौधा है और ये पौधे जो है मुख्यतः शाक होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है, जड़, कंद, प्रकंद या फल? प्रकंद, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे लौंग या फिर यह सब प्रश्न जो है, आलू जो है वो जड़ है, तना है, पुष्प है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे इस प्रश्न में पूछा है कि आलू जो है वो क्या है, क्या आप जानते हैं दोस्तों? जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, कंद है आलू। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित मसालों में कौन सी एक पुष्प कलिका होती है, विचार करके बताएं दोस्तों। पुष्प कलिका दिए गए विकल्पों में से कौन है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है, लॉन्ग। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? जी, अगर हम बात करें दोस्तों अदरक जो है वो प्रकंद है, सही है। प्राज जो है वो मांसल पर्ण है, यह भी बिल्कुल सही है। बात करें दोस्तों आलू की तो हम पीछे वाले प्रश्न में देख चुके हैं, आलू क्या है, आलू जो प्रकंद है, आलू जो है वो कंद है या फिर रूपांतरित तना होता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
सही विकल्प हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नारियल जो है वह भ्रूणपोष है, ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्याजों के छिलके उतारने पर हमारी आंखों में आंसू आते हैं, किस अम्ल के कारण ऐसा होता है? जी दोस्तों, प्याज को काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सल्फेनिक एसिड जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण दिए गए विकल्पों में से किसकी उपस्थिति है? जी, कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च मिर्च जो है वो तीक्ष्ण हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है, और मधुमक्खी से दोस्तों हमें शहद प्राप्त होता है, और लाख जो है यह भी हमें कीटों से ही प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, मोती जो है वो मोलस्का संघ के जीव पिंक टेडा या पर्ल ओइस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह किस पौधे से प्राप्त की जाती है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए आवृत बीजी पादप से बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, मलेरिया निदान हेतु आईटीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, तो विचार करके बताएं किससे प्राप्त होती है? जी ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, बीजीए पादप से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? जी दोस्तों, एक कोशिकीय डाइटम जीव समूह का प्रयोग सालोइन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, डाइटम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवाणु जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, तो दोस्तों सूक्ष्म जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जी दोस्तों, बैक्टीरिया सबसे सरल, अति सूक्ष्म और एक कोशिकीय आद्य जीव हैं जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है, और जीवाणु हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं दोस्तों, और इनका अध्ययन जो है वो जीवाणु विज्ञान मतलब बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, मरुभूमि के पादप अधिकतर किस प्रकार के होते हैं? जी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों, मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधों के कुछ भाग जो है वो जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल और स्थूल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किसके माध्यम से करते हैं? जी, जड़ों के बालों से, रूट हेयर से, ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत दिए गए विकल्पों में से कौन आते हैं? जी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, हरित पादप, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, मछलियों में सामान्यतः श्वसन जो है वो किसके द्वारा होता है? जी, गिल्स पाए जाते हैं मछलियों में, तो गलफड़े, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। मछलियों में श्वसन सामान्यतः गिल्स यानी गलफड़ों के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सेब के फल में जो लाली आती है उसके पीछे कारण क्या है? किसकी उपस्थिति के कारण जो है हमें सेब लाल लाल दिखाई देता है?
जी दोस्तों, सेब के फल में लाली का कारण एंथोसायनिन नामक वर्णी लवक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? बिल्कुल सही, केरकाजेंथिन। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट और मशरूम जो है वो दिए गए विकल्पों में से क्या है? कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, विचार करके बताया दोस्तों। बिल्कुल सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। जी, ईस्ट और मशरूम जो है वो फफूंद है, फंजाई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी, क्या आप जानते हैं दोस्तों नोस्का पेन किससे प्राप्त होता है? जी, अगर मेडिकली देखें तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है नोस्का पेन, और इसे जो है पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत आपने सुना है। तो दोस्तों जीवों में जो अत्यधिक विविधता पाई जाती है उसके पीछे उत्परिवर्तन जो है आधारभूत कारण है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। साथियों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते रहिए, शेयर जरूर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस वीडियो को देख सके। निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते? जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बात करें इस प्रश्न की तो छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृप में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। और दोस्तों अगर बात करें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं तो इनका जो लिंग निर्धारण है वह किस आधार पर होता है? तो यह पर्यावरणीय ताप पर आधारित होता है। इनका जो लिंग निर्धारण है वह पर्यावरण के ताप पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह कौन सा था? जी दोस्तों, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, क्या जानते हैं कि जीन दिए गए विकल्पों में से क्या है? जीन दिए गए विकल्पों में से क्या है? जी, डीएनए का एक भाग। और डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनाता है? जी, अमीनो एसिड नहीं बनाता है। जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, टायरोसिन। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस या किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? विचार करके बताएं दोस्तों। जी दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो एजोला और नील हरित शैवाल का उपयोग जो है जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। पहला और दूसरा जो है वो दोनों का उपयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी, क्या आप जानते हैं दोस्तों नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है? तो दोस्तों किस फसल में इसका प्रयोग किया जाता है? जी, धान को। ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना हुआ है? जी, हम जानते हैं दोस्तों हमारे बॉडी का लगभग 70% वाटर का बना हुआ है। जो हमारे शरीर का भार है वह लगभग 70% जल का भार होता है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। एक वयस्क मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? जी, बिल्कुल ठीक है, 65 से 70%। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मानव शरीर में होता है तो दोस्तों विचार करके बताएं कि दिए गए विकल्पों में से राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। जी, अगर हम बात करें तो मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 माने लगभग 70% होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जी, मानव शरीर में दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, जो कौन-कौन से हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। तो दिए गए ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम जो है वो प्रमुख 6 तत्वों में आता है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? तो दोस्तों यह प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि अब इतने आसान प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है। फिलहाल इस प्रश्न की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। शिशु की बात करें दोस्तों तो लगभग 300 हड्डियां एक मानव शिशु में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दांतों पर जमी परतें किसकी बनी होती है? जी दोस्तों, दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती है। तो इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। नाखून काटते समय हमें दर्द का एहसास नहीं होता है, तो दोस्तों विचार करके बताएं कि उसके पीछे कारण क्या है। और बालों को काटने पर भी ऐसा ही होता है, हमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। जी बिल्कुल ठीक है। मृत कोशिकाओं द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं बाल और नाखून, जिसमें रक्त का संचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो वो नहीं होता है, इसी कारण इन्हें काटने पर हमें किसी भी प्रकार के दर्द का अनुभव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया वेरी गुड। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहां होती है? जी, स्ट्रॉन्ग मसल्स की बात हो रही है। तो हमारी बॉडी में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स जो है दोस्तों हमारे जबड़े में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। जी, क्या आप जानते हैं दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जी, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। इसके अलावा दोस्तों पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों, यह प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है, कितने पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? एंजाइम जो है दोस्तों बेसिकली क्या है? बिल्कुल सही। इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी एंजाइम प्रोटीन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है मूलतः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो एसिड के संश्लेषण द्वारा होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? जी, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय मतलब पेंक्रियास द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? जी, लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को दोस्तों शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड, बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो एसिड में विघटित कर देता है? जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, पेप्सिन, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो दोस्तों विटामिन और पोषण से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें इस प्रश्न की तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों प्रोटीन का जो मेन सोर्स है दिए गए विकल्पों में वह कौन है? पनीर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। जी, क्या आप जानते हैं दोस्तों फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? जी, पोलिश वैज्ञानिक कैसिमर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया था
और विटामिन शब्द का सबसे पहली बार इन्होंने ही प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? जी, विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। जी साथियों, विचार करके बताएं कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े सोर्स होते हैं। तो विचार करके बताएं कि हमें सोर्स से सेब से प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, दिए गए विकल्पों में से क्या प्राप्त होता है? जी दोस्तों, सेब के इस्तेमाल से जो है हृदय रोगियों का जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वह कम हो जाता है, इसीलिए यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट जो है वो रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। और सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं और जिसमें पोटेशियम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग जो है वो सुमेलित नहीं है? जी दोस्तों, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और बस चलते जाना है और इतना चलना है कि मंजिल को पाना है। जी, तैयारी करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी जिसने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। राइबोफ्लेविन बेरी, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किस सब्जी में पाया जाता है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस की, तो दिए गए ऑप्शंस में मिर्च में जो है वो विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है, प्रश्न पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने चैनल पे बने रहिए और ज्यादा तैयारी के लिए दोस्तों अपने चैनल BSc ट्रिकी क्लासेस पर बने रहिए। और वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद।